हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विराम चिन्ह। और इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं, बिना वीडियो को स्किप किए पूरी जानकारी आप लीजिए। और आइए बात करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। पहले थोड़ी सी विस्तार, फिर एक एक विराम चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। दोनों का मतलब एक ही होता है। विराम का अर्थ या ठहराव या रुकना आप कह सकते हैं। जिस तरह हम काम करते समय, जब हम कोई काम करते हैं, बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से विराम चिन्हों का भी प्रयोग इन्हीं के लिए किया गया है कि जब आप रुकिए, जब आप पढ़िए, पढ़ाई के क्षेत्र में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय जब आप रुकते हैं तो वहाँ जो चिन्ह लगाया जाता है वही विराम चिन्ह कहलाता है। और सब जगह रुकने की स्थिति अलग अलग होती है, तो इसलिए सब अलग अलग विराम चिन्ह हैं और अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनके काम हैं। आइए, जैसे हम बीच बीच में रुकते हैं कार्य करते वक्त, फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि जो विराम चिन्ह हैं ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। वे कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जो पूर्ण विराम का चिन्ह है यही हिंदी भाषा का मूल चिन्ह है। बाकी चिन्ह जो हैं वो अंग्रेजी से कोरिलेट करते हैं या लिए गए हैं। आइए विराम चिन्हों के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं और ये हैं, उन्हीं 20 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जिसमें से पहला आता है अल्प विराम। और अल्प विराम का चिन्ह आपको ब्रैकेट में जो रेड कलर में देखने को मिल रहा है, एक कामा नीचे, वही है अल्प विराम। जब कहीं हम कुछ पल के लिए रुकते हैं, मैं पूरा बता दूं अल्प विराम का प्रयोग होता कहाँ पे है। जब हम कहीं कुछ पल के लिए रुकते हैं और आगे फिर बढ़ने की कोशिश हमारी जारी रहती है कि अभी हमें आगे बढ़ना भी है, तो कुछ पल के रुकाव को ही अल्प विराम कहते हैं। और थोड़े से विराम की जगह यहाँ आधे कामा वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है कि एक बिंदी और एक नीचे कामा, ये होता है अर्ध विराम चिन्ह। ये भी कहीं थोड़े से रुकाव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे वाक्य पूरा ना हुआ हो। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई वाक्य लिखा जा रहा हो और वाक्य पूरा ना हुआ हो और उसी वाक्य में कोई और वाक्य आपको जोड़ना हो, तो उस पूरे वाक्य के बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है वाक्य के हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह की बात करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा कोई वाक्य पूरा हो गया हो। जैसे आप देखते हैं कि हमने कोई वाक्य लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम खाना खा लिया है। अब इस वाक्य में आप है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह, एक डॉटेड लाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई भी वाक्य जब पूरा हो जाता है, अपनी पूर्ण की स्थिति में आ जाती है, तो आप उस वाक्य की समाप्ति के बाद इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। चौथे नंबर का चिन्ह हमारा आता है प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, प्रश्न चिन्ह ये कुछ इस तरह से खूंटी की तरह से जो ये आपको दिख रहा है, फिर एक नीचे बिंदी दिख रही है, चौथे नंबर पे यही है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्हों का मतलब कि आप जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे वाक्य के समाप्ति में यह चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप खुद से वाक्य बना रहे हैं तो आप यह चिन्ह ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई प्रश्न वाला वाक्य लिख रहे हैं तो इस तरह का सिंबल ज़रूर लास्ट में लगाएं। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाहूँगा कि आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं,
तो इसके लास्ट में आप ये वाला सिंबल लगा दीजिए अगर आपने इस वाक्य को लिखा है। आइए 5वें नंबर की बात करते हैं। तो 5वें नंबर का जो हमारा चिन्ह होता है वो है आश्चर्य चिन्ह, जिसको आप विस्मयादि चिन्ह भी कह सकते हैं। तो ये जो पाई खींचा हुआ है फिर उसके नीचे बिंदी लिख पड़ी है, यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब किसी बात को कहने में लिखने में आपको आश्चर्य का भाव प्रकट हो, आपके अंदर आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तब यह चिन्ह वाक्य के समाप्ति होने पर लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अरे राम इतना अच्छा गा लेता है, मतलब आपको आश्चर्य है कि क्योंकि राम पहले गाना आपके सामने कभी गाया नहीं और आपने एकाएक उसको गाते हुए देखा और आपके मन में एक भाव आया और आपने उस भाव को शब्दों में बयां किया और लिख भी दिया। तो जब आपने शब्दों में बयां किया तो आपने मान लो इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब आपने लिखा कहीं कि अरे राम ने इतना अच्छा गाया या गा लिया या गाया, तो आप लास्ट में वाक्य की समाप्ति के बाद इस वाक्य का प्रयोग आप इस चिन्ह का प्रयोग आप करिए कि राम ने इतना अच्छा गाया। इसके बाद जब गाया के बाद आप इस डाट वाली चिन्ह का प्रयोग जो 5वें नंबर पे आपको दिख रहा है, जिसको अब विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, इसका प्रयोग आप करेंगे। निर्देशक चिन्ह के बारे में बात करते हैं जो कि डैश होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम दो शब्दों के मेल में करते हैं, जैसे काम धाम, मतलब निर्देशक चिन्ह तरीके से होता है, निर्देशित करता है कि आगे जो दिख रहा है इसी से कोरिलेट करके है या इसी से जुड़ा हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। इसे संयोजक चिन्ह, जोड़ का चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो 7वें नंबर पे है कोष्टक। जी हाँ, कोष्टक का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज़ को आप अलग से दर्शाना चाहते हैं, थोड़ा अलग से दिखाना चाहते हैं। जैसे किसी वाक्य में आप कोई वाक्य पूरा लिख दिए हैं और फिर उसी वाक्य में कुछ थोड़ी सी दूर तक आप कोई मतलब दूसरा अर्थ उस अलग से देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब आप एशिया महाद्वीप को किस कोष्टक में भी कर सकते हैं और हर कोष्टक का प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है। और जैसे ये पहला वाला जो हुआ ये हुआ छोटा कोष्टक, और जो बीच में हुआ ये हुआ बड़ा कोष्टक, और लास्ट में जो है वो है मझला कोष्टक। आइए बात करते हैं 8वें नंबर की। तो अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, ये ऊपर जो 2 डैश दिख रहा है इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह को अवतरण चिन्ह कहते हैं, जिसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। तो उपविराम, अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह, जी हाँ, जहाँ पे आप विराम तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं और आगे भी आपको वाक्य भी कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे 2 डॉटेड का प्रयोग किया जाता है और इसे ही अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग केशम कच्छ बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। और आइए आगे बात करते हैं 10 नंबर के चिन्ह की। तो विवरण चिन्ह, जी हाँ, विवरण चिन्ह, ये 2 डॉटेड और 1 डैश इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। विवरण चिन्ह किसी को विस्तारित रूप में आगे कोई आप टॉपिक दे दिए हैं फिर उसके बारे में आगे पूरी विस्तार से चर्चा अगर आप कर रहे हैं तो बीच में इस चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। पुनरुक्त सूचक चिन्ह। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ये जो आपको 2 पाई का डैश ऊपर दिख रहा है ये है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह, जी हाँ, जीरो की तरह जो दिख रहा है यही है लाघव चिन्ह। और लोप चिन्ह मतलब होता है डैश डैश। जैसे आपने कोई अंक लिखी, कोई संख्या लिखी, जैसे लिखी 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो इसी क्रम में जब आप संख्या को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप डैश 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 इस तरह से दे के फिर प्लस प्लस भी दे सकते हैं। इस पर लास्ट में उसी संख्या का मल्टीपल लास्ट में एक लास्ट मल्टीपल लिख के, तो बीच में जो चिन्ह होता है जो लोप मतलब संख्याओं का लोप को दर्शाता है, मतलब कि संख्याओं की उपस्थिति को जो अनुपस्थित को जो दर्शाता है वही लोप चिन्ह कहलाता है। और वो डैश डैश और प्लस प्लस से भी डिनोट किया जाता है। पाद चिन्ह किसे कहते हैं? तो पाद चिन्ह होता है नीचे डैश डैश के केवल हल्का सा डैश मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लंबे लंबे खींचा जाए तो वो पाद चिन्ह कहलाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह किसे कहते हैं? तो यह चिन्ह दीर्घ उच्चारण चिन्ह मैंने आपको पिछले भी बताया था, जिसे प्लुत चिन्ह भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है,
व्यंजन की क्लास में मेरी 2 क्लास अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छी क्लास है। मैंने एक टॉपिक लिया है स्वर का और उसमें पूरी स्वर के बारे में चर्चा की है, और दूसरी टॉपिक मैंने व्यंजन की ली है और उसमें भी मैंने पूरी चर्चा व्यंजन के बारे में की है। आप अगर एक बार वो टॉपिक देखेंगे तो आपको स्वर के बारे में किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और व्यंजन के बारे में भी किसी अन्य जगह से लेने की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। उतने में ही आपका काम हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जाइए वहाँ पे, मेरी पिछली वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे मेरी दोनों वीडियो देखिए अगर आप नहीं देखे हैं। वहाँ मैंने बताया है दीर्घ चिन्ह के बारे में, जिसको आप दीर्घ चिन्ह को आप जो है प्लुत स्वर भी कह सकते हैं। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं राम, तो राम जो मतलब देर तक आप जब बोलेंगे तो इस यस तरह के यस सिंबल आकार का जो चिन्ह है यही है दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मतलब प्रतीक, और इसे प्लुत स्वर और प्लुत स्वर भी कहते हैं। इसे 3 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और कहने का मतलब यही था। पाद बिंदु, पाद बिंदु किसे कहते हैं? ये भाग की तरह का होता है, एक डैश होता है, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, यही होती है पाद बिंदु का चिन्ह। हंस पद, हंस पद का चिन्ह कुछ इस तरह से एरो ऊपर का दर्शा रहा, कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। तो हंस पद का प्रयोग मैं बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हंस पद का प्रयोग, हंस पद चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ आप कोई वाक्य कंप्लीट किए हैं और बीच में कुछ लिखना भूल जाते हैं। तो बीच में आप अगर देखते हैं कि आपको उस वाक्य के लिखने की जगह नहीं बच रही है, और आप एक इस चिन्ह का वहाँ पे बीच में आप इस चिन्ह का प्रयोग, इतनी सी जगह तो हर वाक्य हर शब्द के बीच में बचती है कि आप ये छोटा सा सिंबल लगा सकें, और यह सिंबल लगा के आप उस वाक्य को, उस टुकड़े को, उस शब्द को जो आप भूल गए हैं उसको वहाँ ऊपर आप लिख सकते हैं इस उसी लाइन में इस चिन्ह को लगा के। जैसे आप कोई वाक्य ले लीजिए और उसमें कोई एक मतलब शब्द छूट जाए, आपका कोई भी शब्द, तो आप वहाँ पे यह चिन्ह प्रयोग करेंगे जो 17 नंबर का है। 18 नंबर का चिन्ह हमारा है टीका सूचक चिन्ह। जी हाँ, टीका सूचक चिन्ह जो होता है वो स्टार की तरह भी होता है, प्लस की तरह भी होता है, और 2 की तरह भी होता है, इसे टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद आता है 19 नंबर का चिन्ह तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक मतलब समानता सूचक, जिसको आप कह सकते हैं इक्वल, मतलब बराबर, जिसे आप कह सकते हैं वह इक्वल के रूप में, मतलब ऐसे 2 डैश, यही होता है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसे आप समानता भी कह सकते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक जो चिन्ह है वो है डैश डैश, तो होता है बीच में 0 का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से कहीं आपको चिन्ह देखने को मिल रहा है तो यह है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो ये थे 20 चिन्ह जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण थे और हिंदी वर्णमाला से संबंधित वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हमने 20 चिन्हों के बारे में चर्चा की। विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी विस्तार में थोड़ी सी जानकारी और रख लेते हैं हम। तो देखिए ये विगम जो लिखे गए विराम है, विराम का अर्थ है ठहराव, सबको पता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 है। अल्प विराम का चिन्ह डैश की तरह होता है, अर्ध विराम का चिन्ह डबल डैश की तरह होता है, एक बिंदी एक डैश। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो वो है त्रुटि विराम। हंस पद त्रुटि विराम, मतलब अगर आप किसी वाक्य में त्रुटि कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको तुरंत बताया हंस पद का चिन्ह कैसे होता है। ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है हंस पद का चिन्ह यही है। क्वेश्चन नंबर ये 17 नंबर वाला हंस पद त्रुटि का चिन्ह, आप इसे बोल सकते हैं त्रुटि सिंबल, त्रुटि विराम चिन्ह। क्योंकि आप जब कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में जो त्रुटियां होती हैं, उसी त्रुटियों को सुधारने के लिए, उस टुकड़े को पूरा करने के लिए, उस शब्द को पूरा करने के लिए जिसको आप भूल गए हैं, उस शब्द को पूरा करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग लगा के उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है, उसी को हंस पद चिन्ह कहते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप पूछ रहे हैं कि राम कहाँ जा रहा है, तो इस वाक्य में है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जो खूंटी की तरह दिख रहा है, बिंदी नीचे दिख रही है, इसी का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है जब वाक्य पूरा हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। उप विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से, इस वाक्य चिन्ह का प्रयोग इस तरह से होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम, क्योंकि इसका प्रयोग हर वाक्य में थोड़ी थोड़ी दूर पे होता रहता है। उदाहरण चिन्ह या प्रयोग कब किया जाता है? जब
किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। ये संक्षिप्त रूप दिखाना है अगर आप किसी चीज़ को, तो ये जीरो की तरह जो सिंबल दिख रहा है ये विराम चिन्ह का संक्षिप्त रूप है। निर्देशांक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देशांक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, दिशा डायरेक्शन के लिए निर्देशांक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो रात्रि निशा, रात्रि और निशा दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ बराबर का सिंबल लगेगा। रात्रि और निशा दोनों समान है, एक ही वर्ण है, इसलिए यहाँ बीच में आप डैश की बजाय बराबर भी लगा सकते हैं। लोप निर्देश डैश डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। मैंने पहले ही बताया था, जब किसी बात को आगे रखना हो, मतलब उसी बात को आगे भी जारी रखना हो, तो वहाँ डैश डैश का प्रयोग, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे लोप चिन्ह बोलते हैं डैश डैश को। जैसे आप 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके बाद आप आगे की संख्या नहीं लिखना चाहते, इसके बाद आप लास्ट में 12 लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप वहाँ डैश डैश का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी टॉपिक इतनी थी और हमने विराम चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको टॉपिक पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वहीं शेयर का बटन नीचे दिख रहा होगा। और फिर इसी तरह की आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।